एक लड़का नीचे से ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो ऊंचाई और दूरी में दो चीजें होंगी, हम वस्तुओं को नीचे से ऊपर देखेंगे या ऊपर से नीचे देखेंगे। मतलब नीचे से ऊपर अगर देखेंगे तो आंखों की पलकों को उठाएंगे, और अगर ऊपर से जाएंगे देखने नीचे तो आंखों की पलकों को झुकाएंगे, ठीक है। तो छत पर अगर खड़ा होते हैं, कोई नीचे रहता है तो हम पलकों को झुका करके नीचे से देखते हैं, और जब ऊपर करना हो तो पलकों को ऊपर कर लेते हैं, ऐसे देखते हैं। तो जब ऊपर देखेंगे तो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो दो चीजें यहां पर मान के लिखेंगे, ऊंचाई और दूरी में दो पदों का उपयोग किया जाता है, दो पदों का उपयोग किया जाता है। ऊंचाई और दूरी में दो पदों का उपयोग किया जाता है। पहला पहला जो ये पद होगा, पहला, उससे कहेंगे उन्नयन कोण। पहला उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और दूसरा जो पद इसमें यूज होगा उससे कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो दो पदों का उपयोग होगा ऊंचाई और दूरी में, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का, ठीक है। चलिए, तो अब ये लड़का को देखिए, यहाँ पर ये लड़का चीजों को ऊपर देख रहा है, ऊपर में एक छत का ऊपर बिंदु बना हुआ है, इस बिंदु को वो देख रहा है। तो अपनी आंख को ऊपर किया होगा ऐसे, तो आंखें उसकी यहाँ पर, और आंखों का डायरेक्शन ऊपर, ऊपर देख रहा है ऐसे। तो जब ऊपर देखेगा तो उसे कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। तो पहला पॉइंट लिखेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इंग्लिश में उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, लिखा हुआ है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ ऊपर देखने को। तो ऊपर जब देखेंगे तो आंखों का ये डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। लेकिन जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखा जाए, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखा जाए तो सतह के साथ, तो सतह के साथ आंखों का ऊपर की ओर, आंखों का ऊपर की ओर बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। तो थोड़ा सा यहां समझिए बढ़िया से, मैंने क्या कहा। बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। हमने कहा कि यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, जैसा कि ये खड़ा था, ये इसी पर ले लेते हैं, और इसका आंख यहां पर है, आंख है ना यहां पर, और इसने चीजों को यहां देखना शुरू किया। तो जब चीजों को देखना शुरू किया तो अपने आंख को इस डायरेक्शन में ला दिया। अब उसके आंख से अगर हम एक रेखा खींच दें, एक आंख से खींच दें ऐसे रेखा, सतह बना दें, क्षैतिज रेखा खींच दें, तो इस क्षैतिज रेखा से ये वाला एक कोण बन जाएगा। तो इस कोण को हम कहेंगे थीटा। क्या कहेंगे? और यही आंख ऐसे अगर सीधा रहते तो हमारा आंख ऐसे रहता, सीधा देखते, लेकिन हमने ऊपर देखना शुरू किया तो यहां से आंख को ऐसे उठाए हैं, तो ऐसे उठाए हैं, तो इस सीधी रेखा से आंखों के उठने के बीच का कोण बन गया है, और इसे कहेंगे थीटा, ठीक है। और इसी थीटा को हम कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? समझ में बात? तो जब आंख यहाँ होता है, कोई व्यक्ति है, उसका आंख यहाँ पर है, तो आंख से वस्तु को ऊपर की ओर देखा जाता है, तो ये थीटा होता है, और ये क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा से आंख का उठान हुआ यहाँ पर, यहाँ उठ गया, और यहाँ वस्तु है, तो ये वस्तु को देखा जाएगा तो थीटा कोण बनेगा। इसी थीटा को कहेंगे हम, क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। तो पहला बना लेंगे उन्नयन। अब यहां पर आते हैं आगे की, दूसरा पे लिखेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, इस अवनमन कोण को अंग्रेजी में कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या है, ये कैसे बना? तो चलिए, अब हमारी आंख यहां पर हो गई, हम मंजिल पर है ऊपर, ये हमारी आंख है, ठीक है। अब ये आंख अगर इसको क्षैतिज सीधा देखना होता तो ऐसे देखती, सीधा देखना होता तो ऐसे देखती चीजों को, लेकिन वस्तु नीचे है, यहां पर वस्तु है, ये वस्तु है। तो जब वस्तु नीचे है तो आंख सीधे रखेंगे तो दिखाई देगी नहीं, तो हमको आंख को झुकाना पड़ेगा। तो उस आंख की नजर को उसने झुकाया, तो झुकाया तो उसकी पलकें इस तरह से हो गई, हो गई। जब पलकें इस तरह से हुई तो ये यहां पर इसकी सीधी रेखा से एक थीटा कोण बना, इसे कहेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। जब आंखें झुकेगी नीचे तो थीटा जो बनेगा सीधी रेखा के साथ उसके, तो वो कहलाएगा अवनमन कोण। तो लिखेंगे अवनमन कोण, ऊपर बनाएंगे अवनमन कोण। लेकिन जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखा जाए तो हमारी आंखों के क्षैतिज रेखा से, हमारी आंखों के क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर बनने वाले कोण को, नीचे की ओर बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। हम यहां पर खड़े हैं, हम यहां पर खड़े हैं, सीधी रेखा में हमारी आंखें ऐसे हैं, सीधी रेखा में ऐसे हैं। हम वस्तु को ऊपर देखेंगे तो अपने पलकों को उठाएंगे, उठाएंगे तो यहाँ पर सीधा है, ऐसे उठेगा पलक, तो ऐसे उठा तो सीधी रेखा के बीच में उसके में एक कोण बना, तो वो कहलाया उन्नयन कोण। क्या कहलाया? लेकिन हमने आंखें सीधी हैं, लेकिन हम नीचे देखना है तो सीधी रेखा से हम नीचे पलकों को ऐसे झुकाए, तो झुकाए तो इस सीधी रेखा से एक कोण बना और वो कहलाया अवनमन कोण। क्या कहलाया? अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, हटाएं स्लाइड को, हटाएं। चलिए तो हम इसको हटाते हैं और इन दोनों चीजों को आते हैं देखने। तो हमने दो चीजें समझा दी कि यदि आंख ये है, ये आई है, और अगर ऊपर में चीजों को दिखा जा रहा है तो ये थीटा बनेगा, और अगर अगर आंख ऊपर है और नीचे में ऐसे देखा जा रहा है तो यहां से ऐसे ये एंगल बनेगा, बनेगा। चलिए ये सीधी रेखा है और ये एंगल बना रहा है, तो ये थीटा और यहां पर ये थीटा। नीचे से ऊपर देखा गया तो ये उन्नयन कहलाया, ऊपर से नीचे देखा गया तो अवनमन कहलाया। बात समझ आ गई? लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये अवनमन कोण है, ये है अवनमन, अवनमन, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे किसी क्वेश्चन में कि हमें उस त्रिभुज में अवनमन कोण लेना है, उन्नयन लेना है? फंस जाएंगे। तो अब क्या है, देखिए अवनमन कोण ये वाला है और ये सीधी रेखा है, तो हमने इस रेखा से ऐसे एक सीधी रेखा ऐसे लगा दी, एक सीधी रेखा और खींच दी जो कि ये पैरेलल हो गई, इसके पैरेलल, इसके समानांतर। तो जब समानांतर में जब ही रेखा खींचे तो ये थीटा इसके थीटा के बराबर हो गया, बराबर हो गया कि नहीं? क्योंकि समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो ये अंतर को क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर हो गए। तो जब अंतर को बराबर हो गए तो ये थीटा, ये भी थीटा। और बताइए कि ये वाला क्या था, उन्नयन, उन्नयन, यही ना था, उन्नयन। और ये वाला क्या है, इसका मतलब कि किसी भी फिगर में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर, इसका मतलब। तो लिखेंगे नोट करके, लिखेंगे अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। चलेंगे आगे। चलिए अब हम इस हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट आपको देना चाहते हैं। कुछ कंसेप्ट जो पहले दिया गया हो सकता है कि याद ना हो, तो उन चीजों को रिवाइज करिए और उनका उपयोग करना है इस चैप्टर में। तो क्या है, तो लिखा जाए कंसेप्ट नंबर 1। तो हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1। ये याद है आपको लेकिन फिर भी याद करवा रहा हूं।
तो कंसेप्ट नंबर 1 लिखा जाए, बराबर, पहला पॉइंट, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज आपको दिया है और उसने कहा नहीं कि ये समकोण समविबाहु त्रिभुज है, उसने नहीं कहा, लेकिन ये कह दिया कि भैया लोग एक दीवार है, तो दीवार तो निश्चित सीधी होगी 90 डिग्री, और उस पर सीढ़ी लगी है और सीढ़ी धरातल के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का? तो निश्चित तौर पर ये 45 हो गया, ये 90 पहले से ही है, तो इसके लिए कितना बचा? 45 ही बचा ना, इसके लिए तो 45 बचा, क्योंकि ये हमको गिवन था 45, ये गिवन था 45 और ये नहीं दिया हुआ था। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है? जब 180 होता है तो 90 ये हो गया, 45 ये है, तो शेष कितना बचा? 45 हो गया। अब बराबर कोण हो गए, तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होंगी? तो इसका मतलब कि ये भुजा इसके सामने की, ये भुजा इसके सामने की। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसको हमने लिख दिया ए बी सी, तो ए बी बराबर हो गया किसके? ए सी के। ए बी बराबर ए सी। ठीक है, अब इस प्रश्न का उपयोग हम हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे करें? तो कहेगा कि एक सीढ़ी दीवार से लगी हुई है, ध्यान सुनिएगा, एक सीढ़ी दीवार से लगी हुई है और वो धरातल के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है और दीवार से वो 10 मीटर की दूरी पर है। तो बताइए कि कितनी ऊंचाई पर उस सीढ़ी को टिकाया गया है, कितनी ऊंचाई को उस सीढ़ी को टिकाया गया है। तो भैया हमने देखा कि 10 मीटर ये आया और ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब यही 45, इसका निश्चित तौर पर यही भुजा बराबर होगी। तो कितनी ऊंचाई पर टिकाया गया है इसको? 10 मीटर पर। आगे कि नहीं अपने आप निकालना पड़ा? समझ में आया? जितना भुजा ये उतना ही भुजा ये, तो उस दीवार की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर इस सीढ़ी का शीर्ष बिंदु है? 10 मीटर। समझ में आया? समझ में आया? तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, अभी एग्जाम्पल कर रहे हैं। मान लीजिए कहेगा कि एक दीवार से एक डंडे को एक लड़का लगाता है और वह डंडा दीवार से 25 मीटर की ऊंचाई पर टकराया, 25 मीटर की ऊंचाई पर टकरा गया और उसने दीवार से 45 डिग्री की कोण बना ली। तो बताइए कि वह लड़का उस लाठी को लेकर दीवार के पाद से, पाद का मतलब कि इसका पांव धरातल से कितनी दूरी पर खड़ा है? कितनी दूरी पर खड़ा है भैया? 25 मीटर। समझ आया बात? तो ऐसे क्वेश्चन बिना बनाए, बिना कुछ किए बन जाएंगे कंसेप्ट नंबर 1 से। ठीक है, तो लिख लीजिए। अरे मैंने कहा कि 45 डिग्री है तो कितना होगा? 45। अभी ना कहे लिखवाए हैं कि बराबर भुजाओं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? तो बराबर दो कोण है तो इसके सामने की भुजा ये है, इसके सामने की भुजा ये है। तो जब इसके सामने की भुजा 25 है तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी? कोण भी तो समान है। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती हैं। कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 कहता है कि मान लीजिए कि वो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका कोण ये वाला 90 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना। और मान लीजिए कि ये 30 डिग्री आपको दिया हो। अगर ये 30 डिग्री दिया है तो ऊपर वाला कोण कितना है भैया? 60। कितना है? 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो ये 90 डिग्री हो गया, 30 डिग्री दे दिया तो कितना बचा? 60 बचा, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब यहां पर ये दोनों कोण समान नहीं है, नहीं है ना। तो हम किस कंसेप्ट से दोनों भुजाएं निकाल सकते हैं, इसको भी अपने आप? तो इसके लिए ट्रिक है,
उस ट्रिक को आजमाएंगे। हालांकि उसका डेरिवेशन है कि कैसे वो आता है, लेकिन डेरिवेशन मत पढ़िए, आप सीख लीजिए। करना क्या है, लिखेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और हमेशा याद रखना है कि ये होते हैं हमेशा 1/√3/2। 1/√3/2 याद रखना है इसको। काम खत्म। ये तीनों भुजाओं के बीच का रेशियो है, अनुपात है, यही आता है रेशियो। ये क्या कहता है, ये कहता है कुछ, तो लिखेंगे नोट में करके, नोट करेंगे, लिखेंगे यदि 30 डिग्री के सामने की भुजा, यदि 30 डिग्री के सामने की भुजा पता हो, 30 डिग्री के सामने की भुजा पता हो, 30 डिग्री के सामने की भुजा, तो मान लीजिए 30 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली है ना, तो मान लीजिए कि ये x है। कितनी है? x है। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा पता हो तो 60 डिग्री के सामने की भुजा ज्ञात की जा सकती है। तो 30 डिग्री के नीचे लिखेंगे अपने नोट्स पर, लिखेंगे माना 30 डिग्री के सामने की भुजा x है, माना 30 डिग्री के सामने की भुजा बराबर x, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा बराबर हो जाएगा √3x। 60 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगा √3x। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, पता हो गया। मैंने क्या कहा, अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा पता रहेगा तो उसमें √3 से गुणा कर देंगे तो किसके सामने की भुजा हो जाएगी, याद रहेगा हमेशा के लिए। तो मान लीजिए कि 30 डिग्री के सामने की भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितनी हो गई, 25 खत्म। और बड़े बड़े क्वेश्चन अपने आप बन गए। कहेगा कि एक व्यक्ति एक दीवार से सीढ़ी को लगाता है और धरातल से सीढ़ी का कोण 30 डिग्री है। धरातल से सीढ़ी का कोण कितना है, और वो दीवार से 30 मीटर ऊंचाई पर टिकती है। तो बताइए धरातल से वो कितनी दूरी पर रखी गई है, कितने, 30√3 हो गया। अपने आप बनाना पड़ा कुछ नहीं, इसमें ये नहीं कि हम इसमें लेंगे tan लेंगे cot लेंगे, कुछ बनाना पड़ा है नहीं, तो हम वो सब नहीं करेंगे। अब ये हो गया आपको। तो अगर आपको 30 डिग्री के सामने की भुजा पता था, 60 डिग्री के सामने की भुजा को √3 से गुणा करके प्राप्त किए, तो उलट भी तो सकते थे कि 60 डिग्री के सामने की भुजा पता है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा नहीं, इसका मतलब √3 से भाग देंगे तो हो जाएगा, तो अगली पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यदि 60 डिग्री के सामने की भुजा पता हो, यदि 60 डिग्री के सामने की भुजा पता हो, यदि 60 डिग्री के सामने की भुजा पता हो तो 30 डिग्री के सामने की भुजा ज्ञात की जा सकती है। 30 डिग्री के सामने की भुजा ज्ञात की जा सकती है। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा बराबर, भुजा बराबर y बटा में √3। y क्या है, 60 डिग्री के सामने की भुजा है। y क्या है, 60 डिग्री के सामने की भुजा है, 60 डिग्री के सामने की भुजा है। समझा गया? तो 60 डिग्री के सामने की भुजा में √3 से भाग दे दीजिए, किसके सामने की भुजा आ जाएगी, 3। कोई दिक्कत यहां तक दिमाग में बैठा, दिमाग में ये बातें बैठी? फिर से बताएं हम एक बार, फिर से इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि यदि 30 डिग्री के सामने की भुजा दी गई हो तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कैसे ज्ञात होगी, √3 से गुणा करके।
और अगर 60 डिग्री के सामने की भुजा दी गई हो तो 30 डिग्री के सामने की भुजा कैसे प्राप्त होगी? √3 से भाग देके। ज्ञात हुआ? ज्ञात हो गया, खत्म। अब तीसरा पॉइंट ये कहता है कि भैया अगर 30 डिग्री के सामने का भुजा पता हो तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या करेंगे? तो लिखेंगे अगला तीसरा पॉइंट, 30 डिग्री के सामने की भुजा पता हो, 30 डिग्री के सामने की भुजा पता हो तो 30 डिग्री के सामने की भुजा पता हो तो 90 डिग्री के सामने की भुजा बराबर 2 गुणे 30 डिग्री, 2 गुणे 30 डिग्री के सामने की भुजा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते थे, 90 डिग्री के सामने की भुजा बराबर क्या लिख सकते थे? 2 गुणे एक्स लिख सकते थे। एक्स है नहीं, ये एक्स का 2 ना, ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये कितना हो जाएगा? √3x ये हो जाएगा। ये ना आया, बस खत्म। ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, यही है। ठीक है, तो ये इस तरह से निकल जाएंगे। दिमाग में बैठा। हमने कहा कि यदि कोई त्रिभुज है जिसमें 30 डिग्री के सामने की भुजा 20 मीटर है, यदि कोई त्रिभुज है 30 डिग्री के सामने की भुजा 20 मीटर है, तो बताइए उस त्रिभुज का कर्ण कितने सेंटीमीटर का होगा? कितना? 60। कितने का होगा? आ गया ना? तो इसका दुना ये होता है, इसका दुना ये होता है, 30 डिग्री सामने होता है। बस इतना सा दिमाग में अगर पता है तो हाइट एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम सवाल आपके बन गए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इन सारे कंसेप्ट का यूज करेंगे जहां पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन को हम लिखते चलते हैं। यहां पर 125 मीटर ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण, एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो वह कार उस टावर से कितनी दूरी पर है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हम बनाते हैं। तो आप लोगों ने अवनमन कोण, उन्नयन कोण सब कंसेप्ट क्लियर है। यहां पर 125 मीटर ऊंचे टावर से, तो टावर बना लिया गया, ये टावर हो गया, और इस टावर की ऊंचाई कितनी हो गई? 125 मीटर, ये टावर हो गया। अब कह रहा है कि ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है कि नीचे से ऊपर? ऊपर से। तो यहां पर आंख है, यहां से देखा जा रहा है। ठीक है, और जब यहां से देखा जा रहा है तो यहां पर एक ऐसे हमने समानांतर रेखा खींची, और यहां से आंखें नीचे हुई, तो ये वाला कोण दिया है कितना डिग्री? 45। यह है 45 डिग्री। लेकिन हमने क्या कहा था कि अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के निश्चित तौर पर, ये वाला 45 हो गया कि नहीं? 45 हो गया कि नहीं? 45। और ये टावर सीधा खड़ा था कि लटकल है? तो ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो जब ये 45, तो ये वाला कितना हो गया? तो ये भी 45 हो गया कि नहीं? तो बताइए 45 डिग्री के सामने की भुजा कितनी है? 100। तो निश्चित तौर पर इस 45 डिग्री के सामने की भुजा भी कितनी होगी? 125। इसका मतलब कार टावर से कितनी दूरी पर खड़ी है? आंसर हो गया, खत्म।
आंसर हो गया खत्म। तो इसमें हम लोगों ने एक भी चीज बनाया है, सिर्फ कंसेप्ट यूज किया है। ना कोई कॉस, ना कोई टैन, ना कोई साइन, कुछ भी लिया है क्या? नहीं, हम लोग कंसेप्ट यूज करके खत्म। जो नहीं जानते वो लोग पूरा करते रहेंगे। ठीक है, आया समझ भाई? तो हाइट एंड डिस्टेंस में मजा आना शुरू हुआ, अच्छा लगा? ठीक है, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिएगा, तो ये सारी वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे।